तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा एक गांव है बेरमपुर। दिखने में जितना शांत, असल में उतना ही खौफनाक। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी गांव के उस 400 साल पुराने रहस्य और श्राप की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसने उस दौर के सबसे साहसी लोगों के दिलों में भी दहशत पैदा कर दी थी। चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। बम बम बस, बम बम बस। अब सोचिए जरा, आप किसी घने जंगल में अकेले हैं और अचानक से आपको ये भारी आवाज और कदमों की आहट सुनाई दे। बेरमपुर की लोक कथाओं में इस आवाज का सीधा सा मतलब है मौत। जब ये मंत्र गूंजता है तो समझ लीजिए कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेरमपुर के प्राचीन श्राप की। कहानी को समझने के लिए हमें पूरे 400 साल पीछे जाना होगा। तो हुआ कुछ यूं था कि एक शनिवार की रात मदन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों से मिलने और मदिरापान करने के लिए घर से निकल रहा था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि आज शनिवार की रात है, निशिर मोलो गांव में घूमते हैं, लेकिन मदन ने उनकी एक न सुनी। हार कर पिता ने कहा कि अगर उनके कदमों की आहट और मंत्र सुनाई दे तो छिप जाना, लेकिन उन्हें देखना मत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निशिर मूलो आखिर हैं कौन और मदन के पिता इतना डर क्यों रहे थे। दरअसल ये 4 बेहद भयानक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाए रहते हैं। इनका नियम बहुत ही खौफनाक और सीधा है। अगर किसी ने भी गलती से इनसे नजरें मिला ली या इन्हें बेख भर लिया तो वो इंसान जिंदा नहीं बचता। बस यही वो श्राप है जो बेरमपुर के जंगलों में खौफ बनकर घूमता है। और मदन ने वही सबसे बड़ी गलती कर दी। जंगल के पगडंडी वाले रास्ते पर जब उसने भारी कदमों की आहट और बम बम बस की आवाज सुनी तो वो डर के मारे झाड़ियों में छिप तो गया, पर अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और एक आंख से उन्हें देख लिया। उसे लगा वो चले गए हैं, पर जैसे ही वो बाहर निकला वो चारों ठीक उसके पीछे खड़े थे। बाद में जब उसके पिता अपने एक साथी विपुल के साथ उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो मदन एक बरगद के पेड़ के पास मृत मिला। उसके चेहरे का खौफ बता रहा था कि उसने मरने से पहले साक्षात मौत को देखा था। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। मदन की इस खौफनाक मौत के 400 साल बाद हम चलते हैं सीधे आज की आधुनिक दिल्ली में, जहां इस रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत का एक नया कनेक्शन जुड़ता है। दिल्ली में रहने वाली मेघना नाम की एक लड़की को लगातार एक भयानक सपना आ रहा था। सपने में एक घना जंगल, एक विशालकाय पक्षी जो उस पर हमला करता है और एक पेड़ जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी असल जिंदगी देखिए। सुबह 9 बजे वो हड़बड़ा कर उठती है और उसकी रूममेट इशिता उससे ताना मारती है कि तेरा कच्चा ऑमलेट खाकर मेरा पेट खराब हो चुका है। और मेघना का जवाब होता है, शुक्र मना कि कच्चा भी खाने को मिल रहा है। एक तरफ वो खौफनाक प्राचीन सपना और दूसरी तरफ ये मॉडर्न दिल्ली की भागदौड़। लेकिन बात सिर्फ एक सपने की नहीं थी। ये दोनों लड़कियां एक लैब में काम करती हैं। लैब में इशिता दंत कथाओं की एक पुरानी किताब पढ़ रही होती है और मेघना से कहती है कि इसमें एक मृत्युंजय अमृत का जिक्र है, एक ऐसा रहस्यमयी हरा लिक्विड जो पूर्णमासी की रात एक खास पेड़ से टपकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, उस किताब में बने पेड़ का चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेघना रोज अपने डरावने सपने में देखती थी। लिटरली एकदम सेम। तो अब ये दोनों लड़कियां उस शापित गांव बेरमपुर जाने का फैसला क्यों करती हैं? पहली बात, उनके प्रोफेसर जयदेव का फोन आता है कि एंटीडोट बनाने का काम पूरा करोगे या नहीं, 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। दूसरा बड़ा कारण था किताब में मिला वो हूबहू चित्र। और तीसरी सबसे अहम बात, मेघना अब अपने इन भयानक सपनों का सच खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इशिता शुरुआत में से बकवास मानती है, लेकिन आखिर में दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। अब शुरू होता है इस विश्लेषण का अगला चैप्टर, गांव में खतरनाक दस्तक, क्योंकि उनका वहां पहुंचना कोई आम बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव, वहां की हवा, वहां की मिट्टी उनके आने का विरोध कर रही हो। जैसे ही उन्होंने गांव के गेट के अंदर कदम रखा, अचानक से काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और एक अस्वाभाविक जमा देने वाली ठंडी आंधी चलने लगी। गांव वाले भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा मौसम वहां किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। अब वहां रहने के लिए कोई बहाना तो चाहिए था ना, तो उन्होंने गांव के मुखिया को एक झूठी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो 5 गांवों पर एक एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही हैं। मुखिया उनकी बातों में आ गए और उन्हें अपने ही घर में रुकने की जगह दे दी।
लेकिन उनके आने से जो सदियों पुरानी शक्ति जाग गई थी, उसे ये कवर स्टोरी नहीं रोक सकती थी। अशुभ संकेत बढ़ने लगे थे। मुखिया के घर के मंदिर का दीपक अचानक से बुझ गया। उसी पर मंदिर में पुजारी की आरती का दीपक भी बुझ गया और आसमान में अजीब सी काली परछाइयां मंडराने लगी। साफ था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यहीं से हम पहुंचते हैं राजमहल और उस खौफनाक रात की तरफ। मुखिया के बेटे अनुज से बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि गांव में राजा सूरजभान का 400 साल पुराना एक राजमहल है। मेघना और इशिता तय करती हैं कि उन्हें हर हाल में उस महल के अंदर जाना है। उनका प्लान बहुत रिस्की था। रात के 12 बजे तक उन्होंने मुखिया के सोने का इंतजार किया। फिर उस भयंकर आंधी में अनुज को साथ लेकर वो बाहर निकली। महल के मुख्य दरवाजे तो सालों से जाम पड़े थे, तो उन्होंने एक खिड़की के रास्ते अंदर घुसने का जोखिम उठाया। लेकिन अंदर जाते ही कहानी में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। उस 400 साल पुराने महल के अंदर मेघना को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है जैसे वो इस जगह की हर एक चीज को जानती है, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली की एक मॉडर्न लड़की का इस 400 साल पुराने खौफनाक महल से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। और अब जरा टाइमिंग पर गौर कीजिएगा। एकदम परफेक्ट और डरावना सिंक्रोनाइजेशन। रात ठीक 12 बजे ये तीनों महल में घुसते हैं। 12:05 पर पूरे गांव में फिर से वही बम बम बस का मंत्र गूंजने लगता है। मतलब निशिर मोलो जाग चुके थे। और ठीक 12:10 पर घबराया हुआ पुजारी बुरी तरह से हाँफता हुआ मुखिया को जगाने पहुंच जाता है। एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर खौफ अपनी पीक पर था। एक तरफ जंगल में संपत और कप्तान नाम के दो जुआरी सीधा निशेर मूलों के सामने आ जाते हैं और उनके सामने वो भारी ताबूत बहुत ही भयानक तरीके से खुलने लगता है। और ठीक उसी सेकंड महल के अंदर मेघना और इशिता के सामने एक बहुत भारी दरवाजा जोर से खुलता है और कोई वहां से बाहर निकलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, उस ताबूत के अंदर आखिर था क्या, और मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप और उस मृत्युंजय अमृत से क्या सीधा नाता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस रहस्य को यहीं छोड़ते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और अनसुलझे रहस्यों के साथ।